इसके बाद हेडिंग डालो संक्रमण तत्वों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म। संक्रमण तत्वों के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है, तो ये जो तुम्हारे संक्रमण तत्व होते हैं सारे के सारे धातुएं होती है। ठीक है, संक्रमण तत्व क्या होते हैं? ये सभी, पहला गुण, धातुएं होती हैं जो विद्युत व ऊष्मा का क्या करते हैं? चालन। यानी ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है? जो ये संक्रमण तत्व होते हैं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार की। ये तत्व परिवर्ती मतलब अलग अलग परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। अगला क्या होता है? जो धातुओं के गुणधर्म होते हैं, इनके पास तन्यता का गुणधर्म भी होता है। तन्य कौमा आघात वर्ध्य, तन्य और आघात वर्ध्य का गुण होता है, तथा चमक होती है। चमक होती है। ठीक है, ये कठोर होते हैं। ये कठोर होते हैं। अगला, ये उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ये उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। ठीक है, अगला, ये रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। रंगीन यौगिक बनाते हैं। इनकी जो चुंबकीय प्रकृति होती है ये प्राय अनुचुंबकीय होते हैं। प्राय अनुचुंबकीय होते हैं। ये प्राय अनुचुंबकीय होते हैं। अगला है, ये अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, और अगला लिखो इसमें, ये मिश्र धातुओं को बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? मिश्र धातुएं बनाते हैं। मिश्र धातुएं बनाते हैं और इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं।
ठीक है। सर्वाधिक जो गलनांक होता है वो टंगस्टन का होता है। किसका होता है? टंगस्टन का सर्वाधिक। किसका होता है? टंगस्टन का। धातु ये होती है तो ये क्या होती है? वैद्युत धनात्मक। वैद्युत धनात्मक होते हैं। मतलब धातुएं क्या होती है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? प्लस। इसलिए ये क्या हो गया? वैद्युत धनात्मक होते हैं। तो जैसे यहां पर सवाल पूछो, क्वाइनेज मेटल होते हैं, सिक्का धातुएं बोलते हैं जिनको। है किसी को पता क्या होती है सिक्का धातुएं? तो सिक्का धातुएं तुम्हारी जो है, एक होता है कॉपर, एक होता है सिल्वर और एक होता है गोल्ड। सिक्का धातुएं क्या क्या बोला? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, होते हैं कॉइनेज मेटल बोलते हैं। मतलब इनकी सहायता से क्या बनाए जाते हैं? सिक्के। इसके बाद पहला लिखो परमाणु त्रिज्या। इसके बाद पहला लिखो परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या किस चीज के बारे में बताता है? हमें परमाणु आकार के बारे में। ठीक है, जो परमाणु त्रिज्या होती है वो नाभिक से लेकर बाह्यतम कोश के बीच की जो दूरी होती है। क्या बोला? जो परमाणु त्रिज्या होगा वो किस चीज के बारे में बताएगा? परमाणु आकार की। कितना बड़ा परमाणु आकार है? परमाणु आकार के बारे में। जो परमाणु त्रिज्या होती है वो क्या होती है? नाभिक से बाह्यतम कोश के दूरी। अब देखना, हमने ना यहां पर जो तुम्हारे डी ब्लॉक तक तो संक्रमण तत्व है, उनके लिए जो है पढ़ना है कि वर्ग में चलने पर जो है परमाणु त्रिज्या क्या होगी, आवर्त में चलने पर परमाणु त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, जैसे मैं सामान्य बात करता हूं, सामान्य बात करता हूं, ये वर्ग होता है। नीचे को चलते हैं हम, जब ऊपर से नीचे क्या बोलते हैं इसको? वर्ग। जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। ये है, जैसे दिख रहा है इस तरीके से। जब हम ऊपर से नीचे चल रहे हैं परमाणु का आकार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। परमाणु का आकार ऊपर से नीचे चलने पर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वहां पर जो है कोश की संख्या में क्या होती है? वृद्धि। मतलब वहां पर ना एक एक्स्ट्रा गोला आता जाता है। ठीक है, तो वर्ग में परमाणु आकार क्या होता है? इंक्रीज होता है, बढ़ता है। कारण क्या है? क्योंकि कोश की संख्या क्या होती है? कोश की संख्या बढ़ती है। अगर कोश की संख्या बढ़ेगी तो दो चीजें होती है। एक होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, कि नाभिक का बाह्यतम कोश पर कितना प्रभाव है। ठीक है, जो नाभिक है, नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन है वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को किस ताकत से अपनी ओर खींच पा रहे हैं। अगर नाभिक के पास ताकत होगी अपनी ओर खींचने की तो आकार क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। मतलब अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा? ज्यादा, तो आकार क्या हो जाता है? छोटा। अगर परिरक्षण प्रभाव होता है, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? जो आंतरिक कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, जिसके कारण जो है मतलब वो क्या करते हैं? नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की रक्षा करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं मैं लास्ट वाले बच्चे को खींच रहा, मैं नाभिक, मैं लास्ट वाले बच्चे को खींचना चाह रहा हूं, क्या तुम खींचने दोगे?
तुम भी तो क्या करोगे वहां पर, प्रतिकर्षण करोगे। तो कहने का मतलब तुम या तो उसको उधर फेंकोगे तो वहां पर आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो याद रखना यहां पर जब क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश अगर क्या होगा, ज्यादा, तो इसका मतलब आकार क्या होगा परमाणु का, छोटा। परमाणु का आकार क्या होगा, छोटा। लेकिन जहां पर परिरक्षण प्रभाव अधिक होता है, अगर क्या हुआ, परिरक्षण प्रभाव अधिक, तो परमाणु का आकार क्या होगा, बड़ा। परमाणु आकार क्या हो जाएगा, बड़ा। ठीक है। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या बोला मैंने, नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर क्या प्रभाव। जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, नाभिकीय आवेश, नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण, और जो परिरक्षण प्रभाव होता है, नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स की रक्षा के लिए आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन्स के मध्य प्रतिकर्षण, मतलब इसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण। तो ये चीजें याद रखनी है। ये ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो परमाणु का आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कारण क्या है कि एक तो कोष की संख्या बढ़ रही है, जब कोष की संख्या बढ़ेगी तो वहां पर क्या होगा, तुम्हारा परिरक्षण प्रभाव भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, परिरक्षण प्रभाव क्या हो रहा है, अधिक। लेकिन जब हम कहां चलते हैं, बाएं से दाईं ओर, ये तो वर्ग की बात थी। अब जब हम चलेंगे बाएं से दाईं ओर, मतलब किसमें, आवर्त में, तो जब हम बाएं से दाईं ओर चलते हैं तो वहां पर परमाणु का आकार क्या होता है, छोटा। परमाणु का आकार क्या होता जाता है, छोटा। इस तरीके से जब हम बाएं से दाएं चल रहे, परमाणु का आकार क्या हो रहा है, छोटा। तो बाएं से दाईं ओर चलते हैं तो परमाणु आकार क्या होता है, छोटा। इसके पीछे का कारण क्या होगा कि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो गया वहां पर, ज्यादा। परमाणु का आकार छोटा कब होगा, जब प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा। कहने का मतलब जो नाभिक है वो क्या कर रहा है, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। जब बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर तो आकार क्या हो जाएगा, वहां पर सिकुड़ जाएगा। मतलब यहां से जैसे मैं इधर से खींच सकता हूं, ठीक है, मैं इधर खींचूंगा तो आकार क्या हो जाएगा, छोटा। लेकिन पीछे से नहीं खींच सकता क्योंकि बीच में क्या आ गया, आंतरिक कोष आ गए। ये जो है जिंदा भी छोड़ेंगे मेरे को, नहीं छोड़ेंगे, सुन रहे हो। तो कहने का मतलब ठीक है, छोड़ दोगे। तो आकार छोटा हो रहा है, कारण क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो रहा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक, और परिरक्षण प्रभाव क्या हो रहा है वहां पर, कम हो। ठीक है, परिरक्षण प्रभाव क्या होगा यहां पर, कम।
ये सामान्य बात करते हैं हम आवर्त सारणी में, ठीक है। ये कैसी बातें होती है? सामान्यता। जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है परमाणु त्रिज्या के। किसके? परमाणु त्रिज्या। कहने का मतलब अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी? कम। और अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा? कम, तो तुम्हारा परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी? ठीक है। दूसरा क्या होता है? परिरक्षण प्रभाव समानुपाती होता है। किसके? परमाणु आकारित त्रिज्या। अगर परिरक्षण प्रभाव ज्यादा तो परमाणु त्रिज्या ज्यादा, परमाणु त्रिज्या ज्यादा तो परमाणु आकार भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। ये हमने सामान्य बात की। तो ये तो बात की हमने सामान्य ऐसा होता है मतलब, ठीक है। लेकिन संक्रमण तत्वों में ऐसा नहीं होता है। ये अभी तक पढ़ा। इतना याद रखना कि बाईं ओर जाने पर आकार छोटा, कारण क्या? आकार छोटा होने का प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है? ज्यादा। ऊपर से नीचे आने पर आकार बड़ा, कारण क्या? परिरक्षण प्रभाव क्या हो जाएगा? ज्यादा। ठीक है। अब देखो, अब देखो संक्रमण तत्वों में परमाणु त्रिज्या। संक्रमण तत्वों में परमाणु त्रिज्या, जैसे मैं 3D श्रेणी के तत्व ले रहा हूं। क्या? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ठीक है। जैसे इनकी मैं त्रिज्या भी लिख लेता हूं। इसकी होती है 164, ठीक है, 147, ठीक है, 135, 129, 137, 137 के बाद 126, 125, 125, 128, 137। ये होती है पिकोमीटर में, ठीक है। तो अब यहां देखो हम कहां चल रहे हैं? बाएं से कहां की ओर चल रहे हैं? दाएं की ओर। बाएं से कहां की ओर चल रहे हैं? दाएं की ओर। दूसरा देखो, जैसे स्कैंडियम से नीचे, ये तो हम चले कहां? आवर्त में। कहां चले? आवर्त में। अगर मैं ऊपर से नीचे चलता हूं कहां? वर्ग में। तो वर्ग में क्या आएगा इसके बाद? वाइट्रियम है वहां पे, और वाइट्रियम का होता है 180। कितनी होती है? 180। और इसके बाद आता है लेंथेनम, एले। लेंथेनम की होती है 187, ठीक है। तो ऐसी जैसे यहां पर जो है टाइटेनियम के बाद कौन है ऊपर? जिरकोनियम और हैफनियम। तो जो जिरकोनियम की होती है 160, ठीक है, और हैफनियम की क्या होती है? 158। ऐसी जैसे वेनेडियम के नीचे क्या है? नियोबियम, एनवी। एनवी के नीचे क्या है? टेंटेलम। तो नियोबियम की होती है 146 और टेंटेलम की होती है 146। ऐसी क्रोमियम के नीचे कौन है? मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम के नीचे कौन है? टंगस्टन। मॉलिब्डेनम की होती है 139 और टंगस्टन की भी क्या होती है? 139। यहां देखो, जब मैं आवर्त में बाएं से दाईं ओर चल रहा हूं तो परमाणु त्रिज्या मतलब फिक्स पैटर्न नहीं मिल रहा, हमें अनियमित पैटर्न मिल रहा है। कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है। दिख रहा है? पहले 164 हुआ,
फिर 147 हुआ, फिर 135 हुआ, फिर 129 हुआ। मतलब स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक क्या हो रहा था? कम हो रहा था। स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक क्या हो रहा था? कम। अरे मानते इस बात को? जब आवर्त में बाएं से दाईं ओर चला, आवर्त में, तो स्कैंडियम से लेकर कहां तक? क्रोमियम तक क्या हुई परमाणु त्रिज्या? परमाणु त्रिज्या में क्या आई? कमी। अरे आई 164 बाद 147 कम, 147 बाद 135 कम, 129। उसके बाद क्या हुआ? क्रोमियम से मैंगनीज तक थोड़ा बढ़ गया। उसके बाद देखो जैसे Fe 126, कोबाल्ट 125, निकिल 125। मतलब क्या है कि जो तुम्हारा आयरन से लेकर और निकिल तक वहां पे क्या हो रहा है? एक बराबर है, पिकोमीटर है यहां पर, ठीक है। तो एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻12। मतलब क्या है कि तुम्हारा Mn से लेकर और निकिल तक क्या होती है? बराबर रहती है परमाणु त्रिज्या। क्या बोला? मैंगनीज एक सीक्वेंस से मिल रहा है यहां पर क्रोमियम तक, दूसरा कौन सा मिल रहा है? निकिल तक। तो Mn से लेकर और कहां तक? निकिल तक परमाणु त्रिज्या क्या रहती है? त्रिज्या समान हुआ इतना। और उसके बाद देखो कॉपर 128 और उसके बाद जिंक कितना हो गया? 137। मतलब परमाणु त्रिज्या क्या हो गई? फिर से बढ़ गई। तो कॉपर से और जिंक तक में क्या हो रहा है? परमाणु त्रिज्या में वृद्धि। कहने का मतलब जब हम बाएं से मध्य की ओर जा रहे हैं, जब क्या कर रहे हैं हम? बाएं से मध्य की ओर। बाएं से कहां की ओर जा रहे हैं? मध्य की ओर। तो यहां पर क्या हो रहा है? मतलब बाएं से मध्य की ओर, स्कैंडियम से लेकर कहां तक? क्रोमियम तक। तो यहां पर तुम्हारी परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है? घट रही है। परमाणु त्रिज्या क्या हो रही? परमाणु त्रिज्या में कमी। परमाणु त्रिज्या में क्या हो रही है? कमी। लेकिन जब मध्य से आगे जा रहे हैं दाईं ओर, मध्य से कहां की ओर जा रहे हैं? दाईं ओर। वहां पर परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है? बीच में तो एक समान रह रही है और लास्ट में क्या हो जा रही है? बढ़ रही है। परमाणु त्रिज्या क्या हो जा रही है? परमाणु त्रिज्या में वृद्धि। परमाणु त्रिज्या में क्या हो रही है? वृद्धि। अब मुझे देखो यहां पर खुद बताओ, मैंने लिखा दिया पीछे, स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक की परमाणु त्रिज्या कम होने का मतलब परमाणु आकार क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है, कम। तो किसके कारण हो रहा है परमाणु आकार छोटा? अरे परमाणु का आकार छोटा किसके कारण होता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा यहाँ पर? ज्यादा। यहां पर क्या हो रहा होगा? मैंगनीज से लेकर निकिल तक परमाणु त्रिज्या समान है। इसका मतलब क्या है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बराबर है किसके? परिरक्षण प्रभाव। और लास्ट वाले में क्या हो रहा है? कॉपर से लेकर जिंक तक की परमाणु त्रिज्या में वृद्धि हो रही। इसका मतलब वहां पर क्या हो गया? परिरक्षण प्रभाव ज्यादा हो गया, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो गया? समझ लो। तो यहां पर देखो क्या बोला, इस केस में क्या होगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा और परिरक्षण प्रभाव क्या हो जाएगा? परिरक्षण प्रभाव कम। ये रीजन है इसका। इस केस में क्या हो रहा है? प्रभावी नाभिकीय आवेश बराबर हो जा रहा है किसके? परिरक्षण प्रभाव के। और इस केस में क्या होगा? परिरक्षण प्रभाव ज्यादा किससे? परिरक्षण प्रभाव अधिक। और प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा? कम।
ये पढ़ा हमने आवर्त में, ठीक है, ये किस में पढ़ा? आवर्त में। तो ये बात की हमने आवर्त में किस तरीके से जो है यहां पर नियमित पैटर्न नहीं है, अनियमित पैटर्न है कि पहले कम हो रहा फिर बराबर रह रहा फिर क्या हो जा रहा, बढ़ जा रहा। जबकि होना क्या चाहिए था कि आवर्त में क्या होता था, घटता ही छोटा होता था आकार। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, पहले कम हुआ उसके बाद बराबर हुआ उसके बाद बढ़ी। तो कारण क्या है इसके पीछे कि यहां पर क्या तुम्हारे प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव हो गया। इसके बाद देखो वर्ग में देखते हैं, किसमें? वर्ग में। आवर्त में हो गया, इसके बाद किसकी बारी है? वर्ग में। मतलब जब हम ऊपर से नीचे चलेंगे तो वर्ग में एक्चुअल में होता क्या था, अरे क्या होता था वर्ग में? परमाणु का आकार बढ़ता था। यहां पर देखो स्कैंडियम का 164 है, उसके बाद वाइट्रियम कितना हो गया? 180, बड़ा है। लेकिन लैंथेनम कितना हो गया? 187। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन उसके जस्ट बगल वाले वर्ग में देखो, इस वाले में टाइटेनियम का कितना है? 147। जिरकोनियम का कितना हो गया? 160, मतलब बढ़ा है। लेकिन जिरकोनियम के बाद हैफनियम का क्या हो गया? 158। क्या हो गया? कम। कम या लगभग क्या बोल सकते हो, बराबर। 158 और 160 में ज्यादा अंतर नहीं है पिकोमीटर में। इसके बाद देखो यहां पर इस वाले में वेनेडियम का कितना है? 135। नियोबियम का कितना है? 146, बड़ा है। लेकिन नियोबियम से नीचे आया कितना हो गया? टैंटेलम का 146, मतलब बराबर। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जब हम ऊपर से नीचे चल रहे हैं, ये तुम्हारी कौन सी श्रेणी है? ये वाली कौन सी श्रेणी है? 3D। ये वाली 4D और ये वाली 5D है। ये कौन से? 3D, 4D और 5D। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो 3D के परमाणुओं का तत्वों का आकार है वो क्या है? छोटा है। जैसे यहां पर 147, इसका कितना आ गया? 160। मतलब वर्ग में 3D श्रेणी के तत्व आकार में 4D श्रेणी से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। मतलब यहां पर क्या है कि जो 3D है उसका आकार बड़ा है किससे? सॉरी, 3D का आकार क्या है? छोटा किससे? 4D से। अरे 3D का है टाइटेनियम 147 हो गया, 4D में 160 आ रहा है, मतलब बढ़ गया। लेकिन जैसे ही नीचे आ रहे हैं 5D सीरीज में 4D सीरीज के क्या हो जा रहा हो? बराबर। ये जो 4D सीरीज के तत्व हैं उनका जो तुम्हारा परमाणु आकार है वो किसके बराबर हो जा रहा है? 5D। लेकिन 4D श्रेणी के तत्वों का आकार 5D श्रेणी के लगभग क्या हो जाता है? बराबर। मतलब क्या है कि 4D बराबर हो जाता है किसके? 5D के। कहने का मतलब क्या है कि 3D छोटा है किससे? 4D से, और 4D बराबर हो गए किसके? 5D के। तो इसके पीछे का कारण जानना है। जबकि होना क्या चाहिए था कि ऊपर से नीचे चल रहे हैं, यहां पर आकार क्या होना था? बड़ा होना था। लेकिन यहां पर क्या हो गया? बराबर हो। ये पूछा भी जाता है। तो अब यहां पर देखना बराबर कहां पर हुआ? जहां पर ये वाली रेंज है यहां पर तो बढ़ ही रहा है। लेकिन यहां पर देखो जिरकोनियम का किसके बराबर हो गया? हैफनियम। जिरकोनियम बराबर हो गया किसके? हैफनियम के। नियोबियम बराबर हो गया किसके? टैंटेलम के। और तुम्हारा मॉलिब्डेनम बराबर हो गया किसके? टंगस्टन के। हुआ? ये मॉलिब्डेनम किसके बराबर हो गया? टंगस्टन। तो यहां पर जो है ये ऐसा क्यों हो रहा है? 3D से 4D में आ रहे हैं तो परमाणु का आकार बढ़ रहा है, इसका मतलब परिरक्षण प्रभाव क्या हो रहा है? वहां पर अधिक हो रहा है। जैसे कहां से कहां आ रहे हैं हम? 3D से 4D में। ठीक है। तो जो इसके पीछे का कारण है किसमें? इसमें परिरक्षण प्रभाव क्या है यहां पर? ज्यादा।
ठीक है। लेकिन जो तुम्हारा 4D का आकार बराबर हो जा रहा है किसके, 5D के, तो इसके पीछे का कारण है कि यहां पर कौन से ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं, F ब्लॉक के तत्व। यहां देखो, पहले इतना देखो, इसके बाद समझाता हूं। यहां देखना, क्या बोला, 4D का बराबर हो जा रहा है किसके, 5D के। इसके पीछे का रीजन देखना, ठीक है। मतलब यहां पर देखो, जैसे रीजन ये है कि जैसे जो है तुम लैंथेनम है, कौन है, लैंथेनम, परमाणु क्रमांक कितना है, 57। जो इसके बाद डी ब्लॉक का तत्व आता है वो कौन से परमाणु क्रमांक पे आता है, 72 पे। कौन से पे आता है, 72 पे, जो कि कौन सा है, HF हैफनियम। तो बीच में जो है कितने तत्व गायब है, 14। बीच में जो है यहां पर कितने तत्व गायब है, 14, और जो कि कौन से है, लैंथेनाइड श्रेणी के, जिन्हें क्या बोला जाता है, F ब्लॉक तत्व। मतलब बीच में कौन आएगा, F ब्लॉक तत्व आएगा। अब जैसे लैंथेनम का जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, किसका, लैंथेनम का, तो लैंथेनम का होता है यहां पर जैसे 5D1 और 6S2। कितना होता है, 5D1 किसका, इसका। लैंथेनम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है Xe, 5D1 और 6S2। अरे परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 57। 54 किसके हो गए, जिनोन के, और एक क्या हो गया, बी में 55 और 2 57। इसके बाद कौन आ रहा है, 72 पे कौन आ रहा है, हैफनियम। मतलब बीच में जो है यहां पर एंट्री हो जाती है किसकी, F ब्लॉक तत्वों की। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन आ जाएगा, F ब्लॉक भी आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन आ जाएगा, F भी आ जाएगा। और यहां पर जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो F एंटर कर जाता है यहां पर, ठीक है। जैसे मैं अगर हैफनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखता हूं तो ये होता है Xe4 4F14, ठीक है, 4F14, 5D2 6S। तो अब यहां देखो, यहां पर बीच में कौन से ब्लॉक का तत्व आ गया, F ब्लॉक के तत्व। मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रवेश कर रहा होगा, F में, ठीक है। यहां पर अंतिम F ब्लॉक तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन F में जा रहा होगा। किस में जा रहा होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन F में। लेकिन यहां पर जो तुम्हारा हैफनियम है वो कौन से ब्लॉक का तत्व है, कौन से ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व। तो यहां पर अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा होगा, डी, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में। लेकिन इसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके पास क्या आ रहा है, F। और जो F है वो कैसे है, पूर्ण भरित है। ये F कैसा है, पूर्ण भरित। तो यहां पर देखो जो F होता है उसका आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है कुछ। मतलब उसका आकार कुछ ऐसे समझो जैसे, मतलब जैसे छेदी छेद हो रखे होंगे, ठीक है। जो परिरक्षण प्रभाव निर्भर करता है वो किस पर करता है, आकार पर। जिसका आकार जितना अच्छा होगा उसका परिरक्षण प्रभाव क्या होगा, उतना ही ज्यादा अच्छा। सुन रहे हो, कहने का मतलब जैसे ना ये बंद हो अगर चारों तरफ से, और मैं यहां पर कुछ चीज को रख दूं तो वो सेफ रहेगी कि नहीं रहेगी। अरे चारों तरफ से बंद है, वो सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। कहने का अगर ऐसा होगा कि चारों तरफ से जो है दरवाजे हैं यहाँ पर, तो वो सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। मतलब कहीं से भी अटैक कर सकता है वो। फिर धमाल मूवी वाली कहानी हो जाएगी, पीछे से ऐसे और ऐसे छुप गया, मैं बच गया, तब तो इधर से आगे वहां गोली लगा।
ये ट्रक के नीचे छुप गया, ट्रक वाला निकल गया, वहां पर क्या है, ऊपर से वो सोच रहे कि हाँ मस्त धूप से। वही कहानी यहाँ पर, जो एफ कोस होता है तुम्हारा, उसका आकार क्या होता है, सही आकार नहीं होता है, बेकार आकार होता है उसका। ठीक है, मतलब वो ये मान के चल लो कि उसका बहुत जटिल आकार है, कुछ निश्चित ही नहीं। तो यहां पर जो है एफ के आ जाने के कारण जो एफ का परिरक्षण प्रभाव होता है वो क्या होता है, कमजोर होता है। दूसरी चीज यहां पर देखो, जो 4f होगा ये क्या होगा, नाभिक के ज्यादा निकट होगा। जो 4f होगा, मैं बनाता हूं, भले ही यहां पर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, अंतिम डी में जाएगा, लेकिन अगर मैं बनाता हूं ये नाभिक रहेगा, इसके बाद क्या आएगा, जैसे यहीं से बना रहा हूं 1s, इसके बाद 2s 2p, इसके बाद 3s 3p 3d, इसके बाद 4s 4p 4d 4f, इसके बाद कौन आएगा 5s 5p 5d, और इसके बाद 6s 6p आया। तो अब खुद देखो 4f वाला है जो तुम्हारा ये नाभिक के क्या है, ज्यादा निकट। तो ये नाभिक क्या कर लेता है, जो 4f के पास 14 इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, अपनी ओर जब खींचेगा तो यहां पर दूसरा क्या है, इस f का क्या है, परिरक्षण प्रभाव भी क्या है, दुर्बल है। मैंने क्या बोला, जो परिरक्षण प्रभाव निर्भर करता है वो किस पर करता है, आकार पर निर्भर करता है। जो तुम्हारा परिरक्षण प्रभाव है वो किस पर निर्भर करेगा, कक्षकों के आकार पर। कहीं पर लिख भी लो, परिरक्षण प्रभाव कक्षकों के आकार पर निर्भर करता है। जिसका शेप जितना अच्छा होगा उसका परिरक्षण प्रभाव क्या होगा, उतना ही ज्यादा अच्छा। तो यहां पर देखो, जो S होता है वो गोल आकार का होता है। S कैसे आकार का होता है, गोल आकार का। ठीक है, जो तुम्हारा P होता है वो कैसे आकार का होता है, डंबल आकार का। जो तुम्हारा D होता है वो डबल डंबल का, और जो F है उसका आकार कुछ निश्चित ही नहीं। तो इनमें जो परिरक्षण प्रभाव सबसे अधिक होता है वो किसका होता है, S का, उसके बाद P का, उसके बाद D का। सबसे अच्छा रक्षा कौन करेगा, S, क्योंकि उसका आकार कैसा है, गोल। मतलब तुमने बॉल के अंदर ना कुछ डाल रखा, तो क्या वहां पर वो सुरक्षित है कि नहीं। किसी ना बंद बॉल के अंदर गोल आकार है, उसके अंदर तुमने कुछ चीज डाल रखी, तो वहां पर वो सुरक्षित है कि नहीं है ना। दूसरा क्या आ रहा है, डंबल शेप आ रहा है, वो थोड़ा आकार क्या हो गया, उतना अच्छा आकार नहीं है किसके मुकाबले, S। तो जिसका आकार जितना अच्छा उसका परिरक्षण प्रभाव क्या होगा, उतना ही अच्छा। इसका आकार क्या बोला, गोल। इसका क्या बोला, डंबल। इसका क्या बोला, डबल डंबल। तो अब यहां पर देखो हो क्या रहा है, यहां पर देखो जो तुम्हारा यहां पर इसके बाद है ना लैंथेनम के बाद जैसे तुम हैफनियम, इसके बीच में कितने तत्व हैं, 14 तत्व। और हमें पता है कि F में हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 14। तो मतलब जैसे मैं यहां से जो है 57 से 58 में जाऊंगा, 1 इलेक्ट्रॉन F में आएगा, उसके बाद 59 में 2 आएगा, उसके बाद 60 में 3 आएगा, उसके बाद 61 में 4 आएगा, उसके बाद 64 में 62 में 5, और ऐसे जाते जाते जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा, 71वां, उसमें कितने आ जाएंगे, 14। उसके बाद जो 4f वाला है वो पूर्ण भरित हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ना जैसे जैसे यहाँ से हम आगे की ओर जाते हैं, तो यहाँ पर ना जो लैंथेनाइड के तत्व होते हैं उनका आकार कम होता जाता है। ये जो बीच में जो तत्व है इनका आकार क्या होता जाता है, कम। किसका, लैंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व है उनका आकार कम किस कारण से होता है, F के आ जाने के कारण से। क्योंकि F का क्या होता है, तुम्हारा दुर्बल परिरक्षण प्रभाव। तो इस F के आ जाने के कारण इसने आकार को कम कर लिया, और यहां पर भी कौन आ रहा है, F आ रहा है। ये F भी क्या कर रहा है, आकार को कम कर रहा है। जितना यहां पर बढ़ना चाहिए था उसने उस आकार को क्या कर दिया, कम। और किसके बराबर हो जाता है, 4D के बराबर। 4D का आकार किसके बराबर हो जाता है, 5D। तो इसको बोला जाता है लैंथेनाइड संकुचन, कि जो 4D का आकार बराबर है किसके, 5D के। वो किसके कारण से, लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है, संकुचन का मतलब क्या होता है,
सिकुड़ना। और लैंथेनाइड का मतलब जो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व है उनका आकार क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखना, क्योंकि लैंथेनम के बाद हैफनियम में 4f कक्षक कैसा है, पूर्ण भरित होता है, पूर्ण भरित होता है। और जो 4f कक्षक है वो नाभिक के क्या होता है, पास। और 4f कक्षक नाभिक के क्या होता है, निकट होता है, जिससे नाभिक 4f के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित, जिससे नाभिक 4f के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है और F का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होने के कारण, F का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण लैंथेनम के बाद आकार क्या होता जाता है, कम होता जाता है। लैंथेनम के बाद आकार कम होता है। और जो हैफनियम की परमाणु त्रिज्या है वो किसके बराबर हो जाती है, Zr। हैफनियम बराबर हो जाएगा Zr के। ऐसे जो तुम्हारा कौन, नियोबियम बराबर हो जाएगा किसके, टेंटेलम के। और जो टंगस्टन है वो किसके बराबर हो जाएगा, मोलिब्डेनम के। तो मतलब यहां पर ना जो ये लिखा है, ये क्या है तुम्हारा, लैंथेनाइड संकुचन भूत है। इस कारण से क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है।